हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया होंगे और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम सभी को पता है कि इस चैनल पर नाइन्थ क्लास का सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी सिलसिले में आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के सामने सोशल साइंस का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर के। ये 2022 का है, ठीक है, 2025 का, 2024 का और 2023 का आप लोगों का करवा दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो फटाफट से जाकर के देख लेना। ये थोड़ा पुराना पेपर है, थोड़ा सा चूहा कुतर दे, ठीक है, इसको थोड़ा इग्नोर कीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और आप लोग भी पीछे पीछे मेरे पीछे पीछे ना क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चलिएगा और देखिएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही होता है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिए, मैं हर बार बताता हूँ कि यही सब क्वेश्चन आने वाला है आप लोग का क्लास 9 के फाइनल एग्जाम में। ठीक है, जो एग्जाम आप लोग को होने वाला है तो उसमें यही सब क्वेश्चन आने वाले, इसलिए सभी वीडियो को आप लोग को देखना जरूरी है। तो उम्मीद करता है आप लोगों ने बेल आइकन को भी जरूर दबा दिया होगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। फ्रांस की मुद्रा की इकाई लिब्रे को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था ना। फ्रांस की मुद्रा का नाम था लिब्रे, इसको समाप्त कर दिया था कब। 1774 में, 1715 में, 1789 में या फिर 1794 में। तो इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है 1794 में इसको क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ है ना। फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई थी। ठीक है, करों में वृद्धि के लिए क्या हो गई थी, बाध्य हो गई थी। बाध्य क्यों हो गई थी, क्यों गई थी। बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने के लिए, सेना के रखरखाव के लिए, राज दरबार तथा सरकारी कार्यालय को चलाने के लिए, या इनमें से सभी। तो उसका सही उत्तर क्या होगा, इनमें से सभी है ना। फ्रांस जो था ना उस समय ना बहुत सारा जंग लड़ता रहता था तो उसका खर्चा बढ़ गया। जंग सस्ता होता नहीं, बहुत खर्चा होता है जंग लड़ने में। ठीक है, तो कर्जा बढ़ गया था, सेना का रखरखाव था, फिर दरबार चलाने के लिए उसमें कर्मचारी वगैरह चाहिए होता था। तो इन सब खर्चों को पूरा करने के लिए उन लोगों ने क्या किया, करों में वृद्धि किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि फ्रांस की पूरी आबादी का लगभग 90% कौन लोग थे। 90% जितने भी फ्रांस में जितने लोग रहते थे उसमें से 90% लोग कौन थे। किसान थे, पादरी थे, वकील थे या फिर अमीर थे। इसका सही उत्तर क्या होगा, किसान थे। ध्यान रहो, 90% लोग किसान थे, लेकिन जमीन वगैरह इसके पास, संपत्ति वगैरह इसके पास ज्यादा नहीं हुआ करता था, है ना। पादरी और अमीर लोग के पास ज्यादा हुआ करता था, है ना, जिसको कुलीन वर्ग बोलते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन चूहा को उतर दिया ना। चलिए ये यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे लिख दिया गया ना। 1748 में द स्पिरिट ऑफ द लॉज की रचना किसने की थी। ठीक है, 1784 में द स्पिरिट ऑफ द लॉज की रचना किसने की थी। रूसो ने किया था, मार्क्स ने किया था, मोंटेस्क्यू ने किया था या फिर मिराबियो ने किया था, है ना। मिराबियो ने किया था, किसने किया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, मोंटेस्क्यू ने किया था। देखिए ये जो किताब था ना, इसमें जो अभी हम लोग पास जो विधायिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो अभी हम लोग शक्तियों का विभाजन किया हुआ है ना, ये यही से आता है ये आइडिया, है ना। इसने ये इस समय पर इस आइडिया को यहाँ पे दिया था कि किस तरीके से सरकार चलनी चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जब 1791 में, ठीक है, जब 1791 में फ्रांस की नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, जब 1791 में फ्रांस की नेशनल असेंबली ने जब संविधान का प्रारूप तैयार किया ना, संविधान बना रहा था उसका प्रारूप तैयार किया, तो उसका सबसे पहला उद्देश्य, सबसे मुख्य उद्देश्य उसका क्या था, सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, मतदान के अधिकार को छीन लेना, पुरुषों एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र को समाप्त कर देना, या फिर इनमें से सभी। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से सभी बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भाई ये सब मताधिकार, मतदान का अधिकार वगैरह नहीं छीना गया था। इसका जो सबसे पहला और सबसे प्रमुख उद्देश्य था ना, सम्राट की शक्तियों को कम करना। जो राजा हुआ करता था, जो उस समय लुईस लवा राजा था, तो वो काफी निरंकुश राजा था। राजा पहले क्या था, जो मर्जी सो करता था, बहुत ताकत हुआ करता था। तो इसीलिए सम्राट की शक्तियों को सीमित करना सबसे पहला उद्देश्य, सबसे मुख्य उद्देश्य एक तरीके से था इस संविधान का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फ्रांसीसी उपनिवेश, ठीक है, तो फ्रांसीसी उपनिवेशों में कौन सी प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। कौन सा था, दहेज प्रथा था, दास प्रथा, जाति प्रथा या फिर सती प्रथा। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रांस की बात हो रही है, फ्रांस के उपनिवेश यानी कि फ्रांस, और फ्रांस ने जिन जिन देशों पर कब्जा कर लिया था उस सभी का बात हो रही है। तो क्या दहेज प्रथा, तो उधर यूरोप में दहेज प्रथा तो होती नहीं है ना। जाति प्रथा उधर होती नहीं है, सती प्रथा उधर होती नहीं है। सती प्रथा भी भारत में थी, जाति प्रथा, दहेज प्रथा भाई आज भी है ना। तो ये एक ही ऑप्शन बचता है, क्या है, वो है दास प्रथा। तो ये ऑप्शन सेकंड क्या होगा, सही हो जाएगा। दास प्रथा पूरा दुनिया का समस्या हुआ करता था उसमें, है ना। दास प्रथा चला करता था, ठीक है, लोगों को दास की तरह
खरीदा और बेचा जाता था। तो उन्मूलन करना मतलब इसको हटा दिया गया था, किसके द्वारा? जैकोबिन जो क्लब था ना, जैकोबिन जो शासन था ना, इसके द्वारा हटा दिया गया था। तो इसलिए इसको एक तरीके का बहुत ही क्रांतिकारी सामाजिक सुधार में से एक माना जाता है। क्रांतिकारी समाज सुधारक ही है ना, तो वो काफी अच्छा काम किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर दीजिए, है ना। निम्न में से कौन यूरोप में ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले? ठीक है, कौन सा था? कौन वो लोग थे, है ना, कौन से लोग थे जो एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जहां पे सभी धर्म के लोग हैं, चाहे किसी भी धर्म को कोई मानता हो, सभी को क्या मिले? समान दर्जा मिले, एक तरीके से सभी को बराबर सम्मान की जगह हो सभी के लिए, है ना। तो कौन से लोग थे? उदारवादी लोग थे, क्रांतिकारी, समाजवादी या फिर राष्ट्रवादी? तो वो कौन थे? वो उदारवादी लोग थे, है ना। तो लिबरल लोग, है ना, उदारवादी लोग। ये लोग क्या चाहते थे कि एक ऐसा राष्ट्र बने, एक ऐसा देश बने जहां पर सभी धर्मों को समान सम्मान मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। बताइए, निम्न में से किसका विश्वास था, ठीक है, निम्न में से किसका विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा? ये किसका विश्वास था? देखिए, ये उस क्या बोलते हैं, जिसका भी विश्वास था ना, उनका मानना ये था कि जो मजदूर लोग है ना, ये किसकी गुलामी करते हैं? पूंजीवादी अमीर अमीर लोगों की गुलामी करते हैं, और ये लोग इसका क्या करते हैं? शोषण करते हैं। तो इन मजदूरों को क्या करना होगा? बहुत ही अलग किस्म का समाज बनाना होगा, तब इनको तब मजदूरों को इन पूंजीवादी लोगों से क्या मिलेगी? आजादी मिलेगी एक तरीके। किनका मानना था? फ्रेडरिक एंगल्स का मानना था, रॉबर्ट ओवेन का मानना था, कार्ल मार्क्स का मानना था, या फिर नेपोलियन बोनापार्ट का मानना था? किसका मानना था? कार्ल मार्क्स का मानना था। ये थोड़ा समाजवादी किस्म के इंसान थे और इनका ये मानना था। कार्ल मार्क्स का क्वेश्चन लगभग हर पेपर में आता है। आप लोगों ने पहले वाला अगर किया है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो मैंने करवाया है, तो आपको पता होगा ना, कार्ल मार्क्स का क्वेश्चन हर साल लगभग पूछ ही देता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो कर लो, फटाफट से कर लो, और इस वीडियो को लाइक करो ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाता रहूं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। फिनलैंड, तालविया, ठीक है, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड के कुछ हिस्से किस साम्राज्य के अंग थे? ठीक है, एक साम्राज्य हुआ करता था जिसमें ये सब देश हुआ करते थे। ठीक है, ये सब पोलैंड वगैरह सब उस साम्राज्य का हिस्सा। पहले साम्राज्यवाद हुआ करता था। कोई भी राजा क्या चाहता था? अपना साम्राज्य को बड़ा करना, तो दूसरे देशों में कब्जा कर लेता था। तो एक साम्राज्य हुआ करता था, बहुत ही बड़ा साम्राज्य, उसका ये सब हिस्सा थे। तो कौन था? फ्रांसीसी साम्राज्य था, जर्मनी का, इटली, या फिर रूसी साम्राज्य? इसका सही उत्तर क्या होगा? रूसी साम्राज्य। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, रूसी साम्राज्य। रूसी साम्राज्य में ये सब था। ठीक है, लेकिन कब तक था? जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ ना, यानी कि 1914 से पहले तक। ठीक है, ये सब रूसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये सब अलग अलग हो गए थे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। मार्क्स के विचारों को, है ना, मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में किस पार्टी का गठन किया था? जो कार्ल मार्क्स के विचारों को मानते थे, ठीक है, तो उनको वो समाजवादी लोग हैं ना, कार्ल मार्क्स, समाजवाद एक ही बात है ना। समाज जहां जहां दिखेगा कार्ल मार्क्स वहां दिखेगा। ठीक है, तो समाजवादियों ने 1898 में किस पार्टी का गठन किया था? किसका गठन किया था? समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का, या फिर रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का, या फिर लेबर पार्टी का, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर क्या होगा? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ठीक है, इसका किया था। और आज भी रशिया में क्या है? समाजवादी तो है, आज भी समाजवाद है रशिया में, ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 1914 में, है ना, 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों में क्या हो रहा था? गठबंधनों में के बीच युद्ध छिड़ गया था। ठीक है, 1914 में क्या हो रहा था? प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। तो वहां पे यूरोप के दो गुटों में बट गया था यूरोप, और वो दोनों आपस में लड़ रहे थे। ठीक है, एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे, और दूसरे खेमे में कौन कौन से देश थे? यानी कि पहला खेमा में कौन कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की जैसे देश थे, जिसको हम लोग केंद्रीय शक्ति बोलते हैं ना, केंद्रीय शक्ति बोलते हैं इसको। ठीक है, तो दूसरा खेमे में कौन था ये बताना। दूसरा खेमे में कौन था जिसको हम लोग मित्र राष्ट्र भी बोलते हैं? फ्रांस, ब्रिटेन व रूस था, या फिर फ्रांस, ग्रीस व डेनमार्क था, फ्रांस, हॉलैंड व बुल्गारिया था, या फिर फ्रांस, स्विट्जरलैंड और आइसलैंड था? तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। फ्रांस, ब्रिटेन और रूस था। इसके साथ यूएसए भी था, है ना, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, इन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? मित्र राष्ट्र बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। पूर्व देशांतर रेखा, है ना, पूर्व देशांतर रेखा जो भारत की मानक याम्योत्तर रेखा मानी जाती है। ठीक है,
कौन पूर्व देशांतर रेखा जो जो भारत की मानक याम्योत्तर रेखा मानी जाती है, वह भारत के किस राज्य और शहर से होकर गुजरती है? किस राज्य से होकर के और शहर से होकर के गुजरती है? उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से, बिहार के पटना से, झारखंड के रांची से, या फिर गुजरात के गांधीनगर से? इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर के ये गुजरती है। और पूरा भारत का जो टाइम है ना, यहीं से हम लोग का यहीं से टाइम को देखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग को ज्योग्राफी का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पश्चिम में यूरोपीय देशों एवं पूर्वी एशियाई देशों को कौन सा सागर मिलाता है? कौन सा सागर है जो एक तरीके से जो यूरोप के जो देश है और एशियाई जो देश है उसको एक तरीके से मिलाता है? ठीक है, वो क्या अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, या फिर आर्कटिक है ना, आर्कटिक महासागर है? तो ये हिंद महासागर है। हिंद महासागर भारत के नीचे ही है और बहुत ही बड़ा सागर है, और वो जो यूरोप के देश है और एशिया के जो देश है उसको एक तरीके से मिलाने का काम करता है। इसी से होकर के बहुत सारे जो पानी जहाज है वो गुजरते हैं। अब आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ जुड़ी है? ठीक है, जो भारत की जो सीमा, आप लोग को क्या करना ना, एक क्वेश्चन तो इस तरीके का आता है ना, उसमें आपको करना क्या है कि भारत का मैप देखना है, अगल बगल में कौन कौन सा देश है इसको भी आप लोग को अच्छे से देख लेना है। ठीक है, और उन देशों के साथ हम भारत का कौन कौन सा राज्य मिलता है उस सबको अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है भारत की भूमि सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ जुड़ी हुई? पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के साथ, म्यांमार एवं बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान, या पाकिस्तान एवं चीन? ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आप लोग को यहाँ पे एक मैप बना करके बताऊं, ठीक है, ये है क्या, जम्मू कश्मीर है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है, 7 सहेलियां हैं। ठीक है, और ये है यहाँ पे गुजरात और ऐसा कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखने को मिलेगा, ठीक है, इधर क्या, इधर है पूरब, इधर है पश्चिम। ठीक है, इधर है पश्चिम। ठीक है, और इधर क्या है, हाँ इधर है दक्षिण, इधर है उत्तर। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो यहाँ पे बोल रहा है उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर यहाँ पे है, पश्चिम यहाँ पे, तो इसके बीच में यहाँ पे कौन सा देश है? यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान है। ठीक है, तो यहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो जो मैप है ना, यहाँ तो मैंने ऐसे ही मैप बना दिया, आपको मैप को अच्छे से देख लेना, अगल बगल में कौन सा देश है ना, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, इधर श्रीलंका। ठीक है, ये सब अच्छे से देख लेना है। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन सा राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश है और यहाँ पे बिहार है, नेपाल से लगा हुआ। तो इस तरीके से आप लोग को अच्छे से मैप को देख लेना है, उससे क्वेश्चन आएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हम लोग। बताइए, सतलुज एवं सिंधु के बीच, ठीक है, सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? क्या उसको हिमालय के नाम से, या फिर पंजाब हिमालय के नाम से, या फिर कुमाऊं हिमालय के नाम से, या फिर नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिए, सतलुज सिंधु के बीच की बात हो रहा है ना, ये दोनों क्या नदियां हैं, इसके बीच पंजाब हिमालय के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। बताइए, पटकाई नागा है ना, पटकाई नागा, मिजो तथा मणिपुर निम्न में से किन के नाम है? ये जातियों के नाम है, ये शहरों के नाम है, शैलों के नाम है, या फिर पहाड़ियों के नाम है? ठीक है, तो ये पहाड़ियों के नाम है। ठीक है, ये जो अभी मैंने बताया जो 7 सहेलियां हैं है ना, तो वो जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जो है वहां पर ये एक श्रृंखला पाई जाती है, पहाड़ों की श्रृंखला, उसका ये अलग अलग नाम दिया गया। ठीक है, मणिपुर से तो आपको पता ही है वो राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का उत्तरी मैदान जो जलोढ़ मृदा से बनी है उसका निर्माण किन नदियों के द्वारा हुआ है? ठीक है, जो उत्तरी मैदान है, भारत का उत्तरी मैदान, इधर क्या बोलते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश है ना, ये सब जो है, तो ये भारत का उत्तरी मैदान है, ये जलोढ़ मृदा से बनी है। तो किन नदियों तो इनका निर्माण किन नदियों द्वारा हुआ? जलोढ़ मृदा क्या होता है? जो नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उसको जलोढ़ मृदा बोलते हैं, और ये काफी उर्वरक होती है, इसमें अच्छा खासा फसल उगाया जाता है। तो किन नदियों के द्वारा लाई गई ये जलोढ़ मृदा? सिंधु, सतलुज और तीस्ता, या फिर सिंधु, ब्यास और झेलम, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, या सिंधु, रवि, चेनाब? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, यहाँ गंगा नदी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र भी है। ठीक है, यहाँ पे गंगा कहीं भी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। बताइए, किन कारणों से भारत का उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र माना जाता है? अभी भी हम लोगों ने देखा, एक तो वहां तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है, तो उसकी खासियत क्या होती है?
क्या समृद्ध मृदा आवरण है? बिल्कुल है। प्रचुर पानी की उपलब्धता है? बिल्कुल है ना, नदियों के द्वारा ही लाया गया है। ठीक है। अनुकूल जलवायु, जलवायु भी काफी अनुकूल है। तो इनमें से सभी होगा, तो बिल्कुल करेक्ट, इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। मानसरोवर झील किस देश में स्थित है ना? मानसरोवर झील किस देश में स्थित है? इसका आंसर है ना, आप लोग को थोड़ा सा चौंका सकता है ना, तो भारत में है, तिब्बत में है, नेपाल में या फिर भूटान में। तो मानसरोवर झील किस में है? तो वो तिब्बत में। तब बोलेंगे क्या भारत का मैप आप लोगों ने देखा होगा, अगल बगल के देशों को देखा होगा, तब बोलेंगे सर ये तो तिब्बत तो कहीं नजर ही नहीं आता, तिब्बत कहाँ पे? तो तिब्बत एक पहले एक देश हुआ करता था, भारत के ऊपर चाइना के नीचे हुआ करता था। चाइना ने क्या किया, उस पर कब्जा कर, उसको हड़प लिया। ठीक है, तो जो ताकतवर देश होता है ऐसा ही करता है, वो छोटा अपने से कमजोर देशों को हड़प लेता है, अपने कब्जा में कर लेता है ना। तो तिब्बत पहले हुआ करता था, अब इसको चाइना ने हड़प लिया। जैसे कि अभी अमेरिका ने क्या किया, वेनेजुएला पे हमला कर दिया, पता चला वो वेनेजुएला पे पूरा कब्जा कर ले, है ना। अमेरिका ताकतवर देश कुछ भी कर सकते, वो कुछ बोलने वाला है नहीं। ठीक है, इजराइल पैलेस्टाइन पे कब्जा कर लिया। तो इस तरीके से देश हुआ करते हैं, जो ताकतवर देश होते हैं वो कमजोर देशों पे क्या कर देते हैं, कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। सतलुज, ब्यास, रवि, है ना, जो सतलुज, ब्यास, रवि, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास किस नदी में मिल जाती है? किशन गंगा में, सिंधु में मिलती है ना, या फिर कुर्रम, क्या कुर्रम में, या फिर काबुल में मिलती है? तो कहां पे मिलती है? तो सिंधु में मिलती है। ठीक है, सिंधु नदी में मिलती है ये सब। ठीक है, ये पाकिस्तान का मिठानकोट के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कश्मीर घाटी का एक प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? ठीक है, कश्मीर घाटी में क्या है, एक प्रसिद्ध झील है ना। झील तो आप लोग जानते हैं, तो उसका नाम क्या है प्रसिद्ध झील का? क्या उसका नाम डल नाम है, क्या उसका नाम वुलर है, क्या उसका नाम सांभर है, क्या उसका नाम चिल्का है? उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? डल। ठीक है, डल उसका नाम है। बहुत ही सुंदर सा झील है, ये श्रीनगर में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर का राजधानी श्रीनगर में डल पाया जाता है। आप लोग कभी जाएंगे तो जरूर जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। झीलों के निर्माण से क्या लाभ होता है? ठीक है, अब झीलों के निर्माण से क्या लाभ होता है? अब झील जो बनाया जाता है, ठीक है, चाहे पहले से बना हो या फिर इंसानों द्वारा बनाया जाए, तो उसका लाभ क्या है? जल विद्युत उत्पादन करने में सहायक होती है झील, तो बिल्कुल होती है ना। आसपास के क्षेत्रों में जलवायु को सामान्य बनाती है, ये भी करती है। प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती है, बिल्कुल सुंदरता और पर्यटन यानी घूमने फिरने की एक जगह बन जाती है ना। इनमें से सभी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आसान भी आएगा। ठीक है, अगर आप लोगों का ज्यादातर क्वेश्चन सही हो रहा है तो लाइक कीजिए वीडियो को। ठीक है, फटाफट से लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। निम्न में से शासन का एक ऐसा रूप कौन है? निम्न में से शासन का एक ऐसा रूप कौन है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं? शासकों का चुनाव लोग करते हैं, कौन सा शासन है? क्या वो लोकतंत्र है, राजशाही तंत्र है, तानाशाही तंत्र है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बहुत ही आसान सा, लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र में ही तो सरकार का चुनाव कौन करता है? लोग ही तो करते हैं ना। तो यहाँ पे शासन का एक ऐसा स्वरूप जिसमें शासकों कहने का मतलब जो शासन चला रहा है, जो सरकार है, उसका चुनाव लोग करते हैं, लोकतंत्र में करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग। वर्ष 2002 में पाकिस्तान से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है भाई, ऐसा क्या हो गया, है ना। वर्ष 2002 में पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति के द्वारा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए वहां के संविधान को बदल डाला था? यानी कि 2002 में कौन सा ऐसा पाकिस्तान का कौन सा ऐसा राष्ट्रपति था जिसने क्या किया था, लीगल फ्रेमवर्क के जरिए, यानी कि उसने क्या किया था, संविधान को पूरे तरीके से बदल दिया था? कौन था? क्या वो आसिफ अली जरदारी था, या फिर रफीक तारड़ था, कैसा कैसा नाम रहता है ना, परवेज मुशर्रफ था, या फिर वसीम सज्जाद था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन 3, परवेज मुशर्रफ। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 का नाम, लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया, ठीक है, लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया एक तर्क निम्न में से कौन है? ठीक है, लोकतंत्र के विपक्ष में, पक्ष में नहीं है ना, विपक्ष में। ठीक है, तो समानता और स्वतंत्रता का पोषक, ये तो भाई पक्ष में दिया जाता है, विपक्ष में नहीं दिया जाता है ना। इसमें अनुत्तरदायी शासन पाया जाता है। ये तो सही लग रहा है। ठीक है, ये तो सही लग रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते क्या है, इसमें लोकप्रिय एवं अस्थायी शासन पाया जाता है, ये तो पक्ष में। ठीक है, इसमें बेहतर निर्णय लेने की संभावना पाई जाती है, ये भी पक्ष में। तो एक ही उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही लग रहा है, ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए अनुत्तरदायी सरकार कहने का मतलब है वैसा सरकार जो लोगों की सुनती नहीं हो, है ना। हम लोग सरकार से कुछ चाहते हैं और वो बहरा बन करके बैठी हुई। ठीक है, तो ये बोला जाता है कि भाई लोकतंत्र में ना ऐसा सरकार पाया जाता है, सरकार एक बार चुन लेती है
5 साल के लिए सरकार बनती है और फिर 5 साल तक वो जनता पर को ध्यान नहीं देती है, ऐसा इसका विपक्ष में बोला जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है सरकार कैसी है, ठीक है। अभी का सरकार कैसी है आप लोग जरूर बताइएगा। क्या अभी का सरकार उत्तरदायी है? क्या वो जनता के सवालों को जवाब देती है या नहीं देती है? फटाफट से बताइए। लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? किसमें? लोकतंत्र में। विपक्षी दल का, मीडिया का, सत्तारूढ़ दल का, या फिर इनमें से सभी? इनमें से सभी का। विपक्ष में जो दल है उसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। सत्तारूढ़ में दल है यानी कि जिसकी सरकार है, जैसे भी बीजेपी की सरकार है, उसका भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मीडिया होती है, जो न्यूज दिखाती है ना, सरकार से सवाल पूछती है, उसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसलिए ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, ठीक है, आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है। सबसे आम रूप क्या है? लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना, जनता द्वारा एक स्थान पर जमा होकर शासन संबंधी निर्णय लेना, या फिर मताधिकार के अधिकार को लोगों से छीन लेना, या फिर इनमें से सभी। उसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्योंकि आज के समय में सबसे आम रूप क्या है? ज्यादातर देशों में देखा जाता है कि वहां पे क्या है, जो लोग प्रतिनिधि चुनते हैं उसी के माध्यम से फिर शासन चलाया जाता है। भारत में भी ऐसा ही है, हम लोग डायरेक्ट सरकार को नहीं चुनते, हम लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, फिर वो जाते हैं पार्लियामेंट, फिर वो लोग वहां पे सरकार चलाते हैं, ठीक है। तो हमारे प्रतिनिधियों द्वारा सरकार चलाया जाता है। ज्यादातर देश में ऐसा ही, कुछ कुछ देश अभी भी पुराने जमाने की तरह चल रहा है, जहाँ पे राजा महाराजा वाला सिस्टम है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, नेल्सन मंडेला जो थी, है ना, नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के सबसे भयावह जेल में 28 वर्षों तक रहना पड़ा। वह जेल किस द्वीप में स्थित है? ध्यान रहा, 28 वर्षों तक रहना पड़ा था, ठीक है, नेल्सन मंडेला को। तो किस द्वीप में था वो जेल, वो बताना है। क्या वो मैरियान द्वीप में था, डायर द्वीप में था, या फिर मालगास द्वीप में था, या फिर रोबेन द्वीप में था, ठीक है। तो वो रोबेन द्वीप में था। ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट है ना। रिबन से याद रखिए, रोबेन द्वीप में था ये। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये अंग्रेज लोग है ना, बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है लोगों पे ना, 28 साल तक जेल में रखा गया। आगे बढ़ते हम लोग। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ जब जनता के संघर्ष और विरोध बढ़ने लगा तो वहां की सरकार ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव शुरू किए? अब जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में, जैसे कि अभी देखा हम लोगों ने, नेल्सन मंडेला को भी जेल में डाल दिया गया था। वहां पे रंग भेद हुआ करता था, उसके खिलाफ लोगों ने आवाज उठाना स्टार्ट किया, संघर्ष करना, विरोध करना स्टार्ट किया। तब सरकार ने क्या किया? बहुत सारे कदम उठाए। क्या क्या किया? भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया, मतलब वही कानून जो भेदभाव करते थे वैसे कानूनों को वापस ले लिया। पहले जब तक जनता संघर्ष और विरोध नहीं कर रही थी पूरे जोर शोर से, तब तक नहीं कुछ कर रही थी, है ना, जब करने लगी तब इसको वापस ले लिया। राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध उठा लिया, ये भी कर दिया था, बहुत सारे राजनीतिक दल पर प्रतिबंध लगा दिया था, उसको भी हटा लिया। उस पर नेल्सन मंडेला जो 28 साल से बंद किया ना, को आजाद कर दिया, बिल्कुल ये भी कर दिया। तो इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट होगा। इससे एक सबक मिलती है, जब सरकार लोगों पे जुल्म करती है ना तो हमें बोलना चाहिए। हम लोग नहीं बोलेंगे तो वो जुल्म करते चले जाएंगे, है ना। जब हम लोग बोलना स्टार्ट करेंगे, विरोध करेंगे, तब जाकर के देखिए इतना सालों से हो रहा था, जब जनता ने संघर्ष किया तब जाकर के ये सब कदम उठाती है सरकार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। लोकतांत्रिक शासन, है ना, लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में किसका होना जरूरी माना जाता है? अब लोकतंत्र में किसका होना जरूरी है? राजा को होना जरूरी है। राजा, लोकतंत्र में राजा का क्या काम है? कोई काम नहीं, है ना। उसके बाद क्या संविधान को होना जरूरी है? तो बिल्कुल संविधान को होना जरूरी है। युद्ध होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। क्या अकाल होना जरूरी है? तो यह भी बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके बच्चों वाला सवाल भी आएगा आप लोगों का, तो घबराने का बात तो बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? भारत देश ने किस आधार पर हुए बंटवारे को विभीषिका झेली है ना। यानी कि भारत भी टुकड़े में बटा है ना। भारत और पाकिस्तान, है ना, दो टुकड़ों में बटा। किस आधार पर बटा था? धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, या भूमि के आधार पर? तो ये धर्म के आधार पर बटा था, ठीक है। मेनली हिंदू और मुस्लिम के आधार पर बट गया था भारत का, मतलब दो टुकड़े हो गए थे, है ना, इंडिया और पाकिस्तान। फिर बाद में पाकिस्तान के दो टुकड़े होते हैं, एक बांग्लादेश बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान प्रमुख रूप से क्या काम करता है? ठीक है, संविधान प्रमुख रूप से क्या काम करता है? लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है, या सरकार के अधिकारों को सीमा तय करता है, समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है, या फिर इनमें से सभी? इनमें से सभी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये सभी करता है। कौन? संविधान। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर
33 की तरफ। पालमपुर, अब यहाँ से इकोनॉमिक्स का सवाल आ गया। पालमपुर का सवाल भी हर बार रहता ही है, ठीक है, आप लोग को पता है, जिन लोगों ने पहले का मेरा सेशन अटेंड किया हुआ है ना। तो पालमपुर के निकटतम सब बड़े गांव का नाम क्या है? ठीक, क्या उसका नाम रायगंज है, क्या उसका नाम शाहपुर है, क्या उसका नाम रामपुर है, क्या उसका नाम भरतपुर है? तो उसका नाम क्या है? रायगंज है। रायगंज क्या सबसे बड़े गांव है, बड़ा गांव किसका? पालमपुर के नजदीक। पालमपुर के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाए, उससे रिलेटेड सवाल हर साल पूछा जाता है। भूमि मापने की मानक इकाई क्या? भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? क्या वो किलोमीटर में नापते हैं, है ना? रास्तों को तो भले हम लोग किलोमीटर में नापते हैं ना, कितनों किलोमीटर में, वो क्या सेंटीमीटर में नापते हैं, क्या मिलीमीटर में मापते हैं, या फिर हेक्टेयर में? हेक्टेयर बिल्कुल करेक्ट होगा। बोलते हैं ना तुम्हारे पास कितना हेक्टेयर जमीन है, उसके पास कितना हेक्टेयर जमीन है, तो हेक्टेयर में मापते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। चलिए, भारत के गांव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधि क्या है? भारत के गांव, अब हम लोग सभी कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। तो गांव में गतिविधि यानी कौन सा काम लोग कर रहे होते हैं? क्या खेती का काम कर रहे होते हैं? सिंचाई, अरे भाई खेती होगा तो सिंचाई भी होगा ना, मत्स्य पालन, या फिर दुग्ध उत्पादन? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? खेतीबाड़ी। खेतीबाड़ी गांव में ज्यादा हो रहा होता है, तो ऑप्शन ए क्या करेंगे हम लोग? टिक कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। लघु विनिर्माण परिवहन, है ना, लघु विनिर्माण या फिर परिवहन, दुकानदारी, डेयरी किस प्रकार की क्रिया है? तो ये सब किस प्रकार की क्रियाएं हैं? गैर कृषि क्रियाएं हैं, सामान्य क्रियाएं हैं, सहायक क्रियाएं हैं, या फिर संयुक्त क्रियाएं हैं? किस प्रकार की क्रियाएं? तो ये क्या है? गैर कृषि क्रियाएं, क्योंकि ये विनिर्माण का काम हो रहा है, परिवहन का काम हो रहा है, दुकानदारी हो रहा है, डेयरी यानी कि दूध वगैरह का काम हो रहा है, तो ये सभी काम हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पे कृषि का, खेती बाड़ी का काम नहीं हो रहा। तो एक तरीके क्या है? ये सब गैर कृषि क्रियाएं हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बताइए, आर्थिक विकास की दृष्टि से, ठीक है, आर्थिक विकास की दृष्टि से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण यानी आर्थिक विकास, देश का आर्थिक विकास किससे होगा? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है देश का आर्थिक विकास करने के लिए? क्या वो प्राकृतिक संसाधन है? बोलेंगे बिल्कुल प्राकृतिक संसाधन तो बहुत जरूरी होता है। क्या वो मानवीय पूंजी है? बोलेंगे मानवीय पूंजी बहुत ज्यादा जरूरी है। भौतिक पूंजी भी जरूरी है, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये भी होता है, लेकिन ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सबसे ज्यादा, उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मानवीय पूंजी, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन रहेगा भी नहीं, रहेगा भी, और मानवीय पूंजी नहीं। मानवीय पूंजी कहने का मतलब पढ़े लिखे लोग, स्वस्थ लोग, है ना, एजुकेटेड लोग। अगर ये सब नहीं रहेंगे तो ये प्राकृतिक संसाधन का भी हमारा कोई यूज नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? मानवीय पूंजी होता है। ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए, निम्न में से कौन से कारक, ठीक है, निम्न में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है? कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है? क्या वो साक्षरता दर है, लोगों का स्वास्थ्य है, कौशल निर्माण है, या फिर इनमें से सभी? अब जनता की यानी लोगों का जो गुणवत्ता है वो सभी कौन बढ़ाएगा? सब बढ़ाएगा ना, स्वास्थ्य बढ़ाएगा, पढ़े लिखे लोग यानी साक्षरता दर यानी पढ़े लिखे लोग, है ना, कौशल निर्माण स्किल वगैरह रहेगा, कुछ भी बनाने का स्किल, है ना, तो ये सब क्या, तो इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये सब क्या बनाता है? जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों, ठीक है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच किसका विभाजन हुआ रहता है? किसका विभाजन होता है? क्या वो भूमि का विभाजन होता है, आय का होता है, श्रम का होता है, या फिर संपत्ति का होता है? ठीक है, तो ध्यान रख, महिलाओं और पुरुष के बीच श्रम का विभाजन होता है। किसी भी परिवार में आप देखें, है ना, तो जनरली क्या देखने को मिलता है? घर का काम महिलाएं करती है, बाहर का काम पुरुष करता है। तो ये जो श्रम है, जो काम है, वो उसके आधार पर क्या विभाजन यहाँ पे देखने को मिलता है। ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक, आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। सबसे आखिरी क्वेश्चन। अभी तक आप लोगों ने अगर सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे ना, आगे भी बहुत सारा वीडियो आप लोग के लिए आएंगे और क्वेश्चन यहीं से भिड़ने वाले। किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है? अब अर्थव्यवस्था पर, भारत की जो अर्थव्यवस्था या फिर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था है, किसी की अर्थव्यवस्था कहने का मतलब किसी देश के ऊपर मान के चलिए, किसी देश के ऊपर बोझ किसको मानेंगे? निरक्षर और अस्वस्थ, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं है और जो स्वस्थ भी नहीं है ना, बीमार लोग हैं, क्या वो क्या देश के ऊपर बोझ होता है? तो बोलेंगे बिल्कुल बोझ होता है वो, है ना। क्या वो साक्षर और स्वस्थ, जो पढ़े लिखे लोग और स्वस्थ है, क्या वो बोझ हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। कौशल निर्माण यानी जो स्किल वगैरह जो जानता है, कौशल निर्माण हो रहा है, तो ये बोझ हो सकता है? नहीं, इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। तो ये क्या ऑप्शन है? बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं है ना, अनपढ़ लोग है, और क्या एक तरीके से स्वस्थ भी नहीं है, है ना, बीमार लोग एक तरीके से, ये सब क्या है? किसी भी अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है एक तरीके का। ठीक है, तो हम लोग को क्या क्या करना होगा? पढ़ना लिखना होगा और
अच्छा खाना खाना होगा ताकि हम स्वस्थ रहे और देश पर बोझ ना बने। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक है, कमेंट में बताइएगा फटाफट तरीके से। और अब क्या आप लोग को ऐसा वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना, इस वीडियो से आप लोगों को कुछ मदद मिलती है कि नहीं मिलती है, थोड़ी बहुत भी अगर मिलती होगी तो जरूर बताइएगा, इससे हमें काफी खुशी मिलेगी, ठीक है। तो और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में।